और पंचायत राज प्रतिनिधियों के सम्मान में जो आयोजित कार्यक्रम है, इसमें सर्वप्रथम आयोजन कर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि इस खेतीबाड़ी के समय में आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया। इसके लिए आप तमाम आयोजन कमेटी के साथी विजय सिंह जी की टीम, भाई डूंगराम, मंगलाराम वगैरह तमाम साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद इस बात का भी कि आपने हमें बुलाया और मान सम्मान किया। जब बात आती है भाषण की, तो मैं कभी भी भाषण नहीं देता। मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं भाषण नहीं करता हूँ, मैं मेरे लोगों से ही संवाद करता हूँ और मैं जो कहता हूँ वो मेरे दिल की बात कहता हूँ। मेरे जो दिल में होती है, मुझे ऐसे लगता है कि इस बात को समाज के बीच में रखना चाहिए, समाज के मंच पे रखना चाहिए। उस बात को मैं कहता हूँ। किसी को मेरी बात कड़वी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, कोई मेरे से सहमत होता है, कोई असहमत भी होता है। ये दौर चलता रहता है, लेकिन मैं अपने आप में इस चीज को लेकर के सकून करता हूँ कि मैं समाज के प्रति अपने आप को कर्तव्य के हूँ और मैंने समाज के प्रति मेरी भावना जो है अच्छी है। हो सकता है मेरे काम कोई समाज के प्रति ठीक नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरे भाव और मेरी भावना समाज के प्रति सदैव अच्छी रहती है। मैं जैसे अभी मंदिराम जी सरपंच साहब ने बात कही थी, मैं ये सोच रहा था कि इस बात में कितना सार है, कितनी गंभीर बात है। एक ऐसा शख्स जिसने जीवन के 7 दशक देखे हुए, वो शख्स अगर एक मन में टीस रखे, उसके दिल में एक टीस हो, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि एक 70 साल का आदमी जिसने जीवन के तमाम रूप देके सामाजिक क्षेत्र में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में काम किया और उनके मन में अगर कोई पीड़ा है, उसके ऊपर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। आजकल की जो जनरेशन है वो ये सोचती है कि जो कुछ है वो हम ही हैं, हमारे पहले से कोई था ही नहीं। ऐसा नहीं है। आपसे पहले बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने इस धरातल पर काम किया, तब जाकर के आप हैं। बहुत लोग इस धरातल पर थे, आपसे पहले बहुत लोग थे इस धरातल पर और बहुत लोगों ने संघर्ष किया। मंदिराम जी जैसे वो लोग हैं जिन्होंने 252 जगह बाबा साहब अम्बेडकर के भारत के टॉप वारिस काशीराम को हेलीकॉप्टर से उतारा। क्या आपने वो किया? आपने नहीं किया, मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन मनीराम जी जैसे लोग हैं जिन्होंने काशीराम को राजस्थान की धरती में 252 बार हेलीकॉप्टर से उतारा। ऐसे लोगों को भाव को समझना चाहिए, उसके संघर्ष को समझना चाहिए और समाज में असली पीड़ा क्या है, उस पीड़ा के दर्द को समझोगे तो आप उसका मरहम कर पाओगे। अन्यथा उछल कूद कर सकते हो, समाज की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि जिसके दिल में पीड़ा होगी वो गहराई तक जाएगा, वो सोचेगा, वो कम जरूर कर सकता है, वो रुक सकता है चंद घंटों के लिए, वो अपने आप को थाम सकता है, लेकिन एक कदम भी अगर वो बढ़ाएगा तो समाज के हित में बढ़ाएगा और सोच समझ के बढ़ाएगा। चाहे वो कितना भी बढ़ाए, लेकिन वो बढ़ाएगा समाज के हित में, समाज के खिलाफ उसका कोई कदम नहीं होगा। लेकिन आज की जनरेशन को जब मैं देखता हूँ तो वो नाम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लेते हैं, उनकी 99% गतिविधियां समाज के खिलाफ होती है। दिन भर अम्बेडकर का मूवमेंट चलाते हैं, नीला गमछा डाल करके, शाम को वही बच्चे ठेकों पर मिलते हैं। क्या ये डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है? ये मिशन नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर का। तमाम लोग सोशल मीडिया पर इधर से पोस्ट, इधर का कचरा इधर से उधर। हमारे भाई जो हमारे ऐसे ही
नए सेलेक्ट हुए, अभी उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है, मैं बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज ये जो गूगल का दौर है, वर्चुअल दौर है, इस दौर के अंदर सच क्या है, झूठ क्या है, कौन सी चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं, किस चीज को हमें नहीं लेके जाना चाहिए, और कौन सी चीज कानूनन सही है। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके बात को कहने के तरीके सही होने चाहिए। आपकी सही बात को भी अगर आपने गलत तरीके से कहा तो पुलिस आपको पकड़ के अंदर थाने में बंद कर देगी और आजीवन मुकदमा झेलते रहोगे। अगर आपकी बात सही है तो आपकी बात का कहने का तरीका सही होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। आप उस बात को कलेक्टर के सामने भी कह सकते हो, एसपी के सामने भी कह सकते हो, बड़े से बड़े राजनेता के सामने कह सकते हो, और उस सामने वाले आदमी को आपकी बात माननी पड़ेगी। अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि आप किसी अधिकारी को ये कहोगे, जैसे आपके साथ में मारपीट हुई और आप अधिकारी को कहेंगे कि हम तेरे बाप के साथ में मारपीट करेंगे, तेरे को कैसा लगेगा? सोचो वो अधिकारी आपका साथ देगा? नहीं देगा। लेकिन आप कहोगे हमारे साथ में मारपीट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हमारे न्याय का, आप न्याय के लिए उस अधिकारी को 7 बार सोचना पड़ेगा और वो आपके न्याय के लिए काम करेगा। और आप कहोगे कि आप न्याय नहीं करेंगे तो हम आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, तो उस अधिकारी को सोचना पड़ेगा, उस राजनेता को सोचना पड़ेगा। आज के जमाने में हमारे बच्चों के सीने में दर्द है, प्रतिकार है, लेकिन जो तरीका है वो तरीका ठीक नहीं है। तरीका ठीक होना चाहिए, हमारी बात को कहने का तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, क्योंकि इस देश का जो लोकतंत्र है वो हमारे बाप के दिया हुआ लोकतंत्र है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम लोग जो विरोधी विचारधारा के हैं वो ये चाहते हैं कि ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, अलोकतांत्रिक हो जाए, इस व्यवस्था से इनका विश्वास उठ जाए, पुलिस प्रणाली से इन लोगों का विश्वास उठ जाए, न्याय प्रणाली से इनका विश्वास उठ जाए, शासन प्रशासन की व्यवस्था से इनका विश्वास उठ जाए। और ये विश्वास उठ जाएगा तो फिर ये लोग इन व्यवस्था के खिलाफ अपने आप हो जाएंगे और हम नई व्यवस्था अपने हित में बना लेंगे। ये चीज वो चाहते हैं और आप उसी चीज में जा रहे हैं। इस देश के संविधान को बचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाना, देश के तमाम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और दूसरे जो पिलर्स है इस देश के, उसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। विरोधी क्यों बचाएगा? सदियों तक उसने इस देश के अंदर आनंद लिया है, उसने जो कहा है वो कानून बना है, उसने जो चाहा है वो किया है। वो तो ये चाहता है कि व्यवस्था खत्म हो और हमारे वो वापस दिन आए, हमारी वो रियासत आए, हमारे वो दौर आए कि हम लोगों का शोषण कर सके। आज उनको शोषण से अगर कोई रोकता है तो कौन रोकता है? भीड़ नहीं रोकती, व्यवस्था रोकती है। भीड़ तो उनके मुकाबले में पहले इतनी थी, क्या अपन लोग उतने नहीं थे? पहले ही उतने ही थे, लेकिन व्यवस्था वो नहीं थी, सरकार में संरक्षण नहीं था, व्यवस्था में हमारा संरक्षण नहीं था। वो संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। उस संरक्षण को कायम करना है। मैं ये बात दावा से कह सकता हूँ और मैंने एक बार में कई बार इस चीज के एनालिसिस किया है, उस चीज के ऊपर मैंने काम किया है। कितने लोग बैठे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के, तमाम लोग जय भीम बोलते हैं मुकेश भैया, और मैं जब पूछता हूँ उनको बार बार पूछता हूँ, कोई एक ऐसा साथी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की 5 किताबों के नाम बता दे, सिर्फ नाम ही बताना है। धन्यवाद, शुक्रिया सरपंच साहब। 5 किताबों का अगर कोई अम्बेडकर साहब की 5 किताबों का नाम बता दे, मैं इधर खड़ा 5000 रुपए दूंगा, 2 मिनट में बताना, क्योंकि फिर तो गूगल सर्च करके बता देगा। नहीं बता सकते, ये मैं दावे से कहता हूँ। इस चीज से मुझे चिढ़ आती है, इस चीज से मुझे चिढ़ आती है कि तुम उस महापुरुष का नाम लेते हो लेकिन उस महापुरुष के बारे में जानते कुछ नहीं हो। शून्य बटा सन्नाटा, तुम्हारा ज्ञान शून्य है। तुम डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ नहीं हो।
तुम डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति कृतज्ञ नहीं हो, तुम डॉक्टर अम्बेडकर के वारिस होने का डॉन करते हो, तुम डॉक्टर अम्बेडकर के वारिस हो नहीं। अगर होते तो अपने बाप की पूरी किताबें पढ़ते, आधी पढ़ते, 10 पढ़ते, 2 पढ़ते, 1 पढ़ते। ये मैं दर्द से कहता हूँ, मुझे शौक नहीं है इस बात को कहने से, और इस बात को कहने से मुझे पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए कहता हूँ कि तुम दिन भर गमछा डालते हो, नीला गमछा डालते हो, जय भीम बोलते हो, जय 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 भीम बोलते हो, दूसरों के घरों के सामने जाकर के बोलते हो, आक्रोशित होते हो, सड़कों पर एनर्जी वेस्ट करते हो, लेकिन उस महापुरुष के पद चिन्हों का एक कतरा भी तुम्हारे में नहीं। तो फिर हम हैं, बात किसी की मानते नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक मैं जयपुर था, कल परसों आंदोलन कर रहा था, मुझे रोना आया। जिंदगी के आंदोलन में पहली बार रोना आया। मैंने कभी पुलिस मेरी मरम्मत की तो भी रोना नहीं आया, कई बार मरम्मत की। देवचू थाने के अंदर तो इतनी मरम्मत की मेरी 1 साल 3-4 साल पहले कि देवचू में जब भी जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं कि आप आज भी जिंदा होते। लेकिन इस बात को लेकर के रोना आया कि हम आंदोलन कर रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर हमारे साथ थे, और वहां लोग कहते हैं भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम सेना जिंदाबाद। हमने कहा भाई जिंदाबाद, फलान जी जिंदाबाद, हमने कहा भाई जिंदाबाद। लेकिन फलान जी जिंदाबाद और भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम का भी वारिस है। अब इसको क्या समझा रहे हो? किसी मेरे को कोई कहे कि तेरे दादा का तू सही नहीं है, हम सही है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर अम्बेडकर के पोते के सामने कोई कहता है कि हमारी आर्मी जिंदाबाद है या वो जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद तो उसके बाप के नाम से बनाई है तब है, तुम्हारे बाप के नाम से बना कर बताओ, फिर उसको जिंदाबाद करो। हम समझेंगे कि आपकी जो आर्मी जिंदाबाद है या आपका सिस्टम जिंदाबाद है। ये हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है उसका परिचय। अगर तुमने तुम्हारे नाम से संगठन खड़ा करके बनाते, तुम्हारी थ्योरी डेवलप करते, तुम्हारे विचार डेवलप करते और तुम इस देश में चला लेते, तो हम जानते इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे तो कुछ भी चला होगा तो भी चलेगा, क्योंकि उस महान शख्सियत के कर्म इतने बड़े हैं कि छोटे मोटे भिखमंगों को भीख मिल जाती है। रामदेव जी के नाम पर कितने पढ़ते हैं? रामदेव में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? वो रामदेव जी के कर्म है, उसमें उनके कर्म नहीं है जो बीच में पढ़ रहे हैं, उनका कोई कर्म नहीं, उनके पास में सिर्फ कटोरा है। तो और फिर कोई समझाए कि नहीं हम ऐसे हैं। ये एक मानसिकता है। उस पोते को इतना दर्द हुआ कि यार मुझे क्या समझो, मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की अगर रॉयल्टी भी खाऊं तो ही मेरे कम पड़ जाए, पैसा इतना आ जाए। बाबा साहब अम्बेडकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, और उसकी रॉयल्टी आज की तारीख में राहुल गांधी लेता है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी वो पंडित जवाहरलाल की बेटी थी, उसकी रॉयल्टी राहुल गांधी लेता है, वो रॉयल्टी करोड़ों रुपए आती है सालों की। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य की रॉयल्टी भी अगर प्रकाश अम्बेडकर ले लेना पूरी, आप कल्पना करो कि उस आदमी के पास में कितना धन हो सकता है। लेकिन वो बेटा फ्री ऑफ चार्ज कहता कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर का साहित्य उसकी रॉयल्टी मुझे नहीं चाहिए, लेते उसको हम समझाते हैं। ये दुर्भाग्य है। अभी हम जब काम कर रहे थे इतना बड़ा प्रकरण हुआ, कोई भी लड़ाई हम लोग संविधान के तरीके से लड़ सकते हैं, एकजुट होकर के लड़ सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, हमारे दर्द अलग नहीं है। आपकी पार्टी अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, आपका झंडा अलग हो सकता है, लेकिन पीठ तो एक ही है ना, लड़ तो एक ही जगह आ रहे हैं। पीठ एक ही है, लड़ एक ही जगह आ रहे हैं, एक ही तरह के लोग लड़ मार रहे हैं। तो फिर विरोध किस बात का आपस में? कोई भी लड़ाई लड़नी है तब ये सोचो कि हम आपस में बैठ करके इसमें एक है या नहीं, नेक है या नहीं, हम लड़ रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं है। मेरे पास में परसों किसी का कॉल आया कि भाई इस तरह की घटना हुई जोधपुर के अंदर, आपको तुरंत पहुंचना है।
मैंने कहा भाई पहुंचना तो पता करता हूँ। मैंने मुकेश जी से पता किया कि पृथ्वी भाई आपको नहीं आना है, हम इसको लेके कर रहे हैं, एकदम से कर रहे हैं। अब कुआओं का इतना दौर हो जाता है कि एक आदमी 500 किलोमीटर चला जाता है और आगे पता करता है कि आपको है ही नहीं। सोशल साइट्स है चाहे कोई भी है, वर्क जो भी करो फैक्ट चेक करो, घटनाओं को चेक करो कि इसमें कितना सच है कितना झूठ है। एक अभी हमारे मेहरबान समाज की बेटी, मैं उसके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, असहमत हूँ, लेकिन उसने एक विचार ही तो रखा था, एक विचार ही रखा था, वो विचार हमारे खिलाफ था। क्या हमारे परिवार का कोई एक सदस्य हमारे खिलाफ में असहमति जता दे, हम उसको बाहर निकालते हैं क्या, या फिर उसको पीटते हैं या मारते हैं क्या, या फिर उसके बदले कमेंट करते हैं क्या? लेकिन हमारे समाज के बच्चों ने उसके खिलाफ इतना बड़ा बोला, इतना बड़ा बोला, उसने अश्लील वीडियो भेजे। मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, मैं हमारे समाज के बच्चों की सोच का तिरस्कार करता हूँ कि तुम इतने गिर सकते हो। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि तुम कैसा समाज बना के जाओगे। लड़ना सीखो, प्रतिकार करो, लड़ो, आगे बढ़ो, समाज में शिक्षा पैदा करो। तमाम हमारे साथी कह रहे थे शिक्षा बढ़ो, शिक्षा बताओ, पहले के लोग तो स्कूल ही नहीं गए थे, फिर भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। आज तो ज्यादातर बच्चे ग्रेजुएट हैं, फिर भी अशिक्षित है। इधर का कूड़ा इधर डाल देंगे फेसबुक पर, इधर का लेकर के उधर डाल देंगे। कौन सी घटना हुई नहीं हुई, इसमें सत्य क्या है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, और वीमेंस पैदा कर देंगे, समाज के सामने दूसरी समाज के सामने खड़ा कर देंगे। कभी तो जाट के सामने खड़ा कर देंगे, कभी राजपूत के सामने खड़ा कर देंगे। खड़ा मत करो, अगर गलत हुआ है तो छाती ठोक के लड़ो, चाहे कोई भी खड़ी है सामने, वो मत तको, लेकिन लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ो। आंदोलन भी करना है तो कानूनी तरीके से करो, एक्टिविटी भी जो भी करनी हो कानूनी तरीके से करो, लेकिन लोकतांत्रिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, इस देश की व्यवस्था को बचाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरे लोगों से हमारे ऊपर डबल है, क्योंकि ये व्यवस्था हमारा हितकारी है। इस व्यवस्था ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज अगर ये बच्चे और ये सरपंच बैठे हैं, आप कल्पना करो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता, क्या हमारे सरपंच होते? मैं कह सकता हूँ जोगाराम जी भी नहीं होते, इनका तो छोड़ो वो भी नहीं होते। इस व्यवस्था को बचाने की किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। ये बच्चे जितने भी जीत रहे हैं, दूसरे जीत रहे हैं, इस व्यवस्था को बचा करके इसको आगे लेकर इसमें जो खामी क्या है उसकी पूर्ति के लिए प्रतिकार करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। बहुत सारी बातें हैं कहने को, हम कह सकते हैं, समय का भी अभाव है, बहुत से वक्ता बोल रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग समाज के प्रति दिखावा मत करो, कम जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 5 आंगली होती है, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, लेकिन जो भी करो वो ईमानदारी से करो। और इसके अलावा आज का दौर जो है, अभी सरपंच अपने एसआई साहब ने बताया कि ये वैश्विक जमाना है। वैश्वीकरण में समझ रहे हो ना, वैश्वीकरण में समझ रहे हो, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अभी एसआई साहब ने कहा कि वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का मतलब है जो कुछ है वो दुनिया में एक तरफ हो रहा है, दुनिया एक। आज आप कोई भी गतिविधि करोगे, जैसे ये अभी इसका इंद्र मेघवाड़ का हुआ, तो वैश्वीकरण का दौर होने की वजह से दुनिया में चला गया, यूएनओ में चला गया। कोई भी देश अकेला नहीं रह सकता। वैश्वीकरण का मतलब यह है विश्व पटल पर, जैसे लोग कहते हैं ना कि भारत की खोज की वास्को डी गवन है, अब खोज करने की जरूरत नहीं है, खोज हो चुकी है। अब कोई भी देश दुनिया से कट करके नहीं रह सकता, कोई भी देश अलोकतांत्रिक नहीं रह सकता। और हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई आरएसएस जैसे एक संकीर्ण मानसिकता के लोगों से है, एक बड़े संगठन से लड़ाई है। आप कल्पना करोगे क्या हम ऐसे ही लड़ लेंगे? उनसे ऐसे ही जीत लेंगे? आज मैं लंबे समय से समाज के विभिन्न तरह के आंदोलनों में जाने का, दूसरी जगहों पे जाने का मुझे अवसर मिला, तो मैंने बहुत सी चीजें देखी कि आरएसएस जो संगठन है, सरपंच साहब, हम तो इधर अनट्रेंड लोगों को मैदान में उतार रहे हैं।
और वो क्या करता है कि हमारे समाज में ही कुछ लोगों को 2 साल के बच्चे को वो लेके चले जाएंगे, 2 साल के बच्चे को लेकर चले जाएंगे और उसको 10 साल पढ़ाएंगे, 20 साल पढ़ाएंगे। हमारे लिए तो 1 साल निकलना बहुत मुश्किल है, हमारा पेट पालना भी मुश्किल है, हमारे खुद के बच्चों का पालना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे खुद के निजी खर्चे बहुत हैं। पेट्रोल के अलग है, दारू के अलग है, फिर दूसरे अलग है, फिर बीड़ी के अलग है, सिगरेट के अलग है, तो बच्चे तक तो जाता ही नहीं है मामला, खुद का भी सड़ जाता है। और आरएसएस क्या करता है, हमारे समाज के जो बहुत रियर कंडीशन के होते हैं उसमें से 10-20 बच्चों को लेकर एक संस्था होती है वहां डाल देते हैं, उसको कपड़े रोटी देता 20 साल तक, 20 साल में जवान हो जाता है और वो ग्रेजुएट कर लेता है। आप कल्पना करो, वो बेटा तो आपका है, लेकिन परवरिश 20 साल उसने किसने की, आरएसएस ने की। उसको इतना योगा सिखा देंगे, इतना योगा सिखा देंगे, इतना धर्म सिखा देंगे, इतना राष्ट्रवाद सिखा देंगे, जो वास्तव में धरातल पर है ही नहीं। लेकिन आप अगर वो घर पे अगर उसको बात भी कहे ना कि झंडा भगवान ने ये नीला पकड़ना, वो पकड़ेगा नहीं। लड़का रहे विचार की लड़ाई को विचार से लड़ा जा सकता है, विचार को लक्ष्य से नहीं मारा जा सकता, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। विचार को जिंदा रखना है तो विचार पैदा करना पड़ेगा, आपको खुद के अंदर विचार पैदा करना पड़ेगा। विचार को पैदा करोगे तो जरूर उस विचार का विस्तार होगा। विचार की काट अगर नहीं होगी तो आपका विचार इस देश में स्थापित होगा। जब आपका विचार स्थापित होगा तो जरूर व्यवस्थाएं आपके हित में बनेगी। आप व्यवस्थाओं के ऊपर चोट करिए, जो व्यवस्था ठीक नहीं है जरूर वापस व्यवस्था बनेगी, आपके हित की बनेगी। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस राजनीतिक पार्टी में ठीक नहीं बैठ रहा हूँ, उसमें चला जाओ, लेकिन समाज के प्रति, इस देश की व्यवस्था के प्रति कृतज्ञ रहो कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मैं जन्मा कहाँ हूँ, क्या मेरे साथ में छुआछूत नहीं होता, क्या मेरे साथ में भेदभाव नहीं होता, क्या मेरे साथ में जातिवाद का दंश नहीं है, क्या मेरे साथ में गरीबी नहीं है। ये है तो फिर इसके प्रति इलाज क्या, उसको लेकर के काम करो। आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग इधर उधर कर लेंगे तो फिर इधर उधर नहीं हो सकता। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, आप लोग 1000 चीजों के ऊपर मंथन करिए, समाज के प्रति गंभीर रहिए। गरीबी का दौर है, इसमें सबसे बड़ा आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि बल के बिना बुद्धि बेचारी है। बुजुर्गों ने कहा बल के बगैर बुद्धि बेचारी है। बल का मतलब हस्तपुष्ट रहना तो है ही, लेकिन जेब का बल भी होना चाहिए। उस बल को बनाने के लिए आपको कौशलता डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। हमारे जो बुजुर्ग थे वो चाहे कैसे करें, चाहे जुत्ती बनाई, चाहे तंदूरा बजाया आता है, उन्होंने ढोलक बजाई, चाहे खेती में काम किया, चाहे पशुधन पाला, लेकिन उनको हर एक आदमी में 50 तरह के हुनर थे, 50 तरह के हुनर थे। और इस बात का फक्र है, ये बात मैं हर जगह कहता हूँ कि मेरा बाप खेती भी कर सकता था, ऊंट भी चला सकता था, बलद भी चला सकता था, रोटी भी कर सकता था, पत्थर भी ढो सकता था, तमाम तरह के काम करके हमें पाल सकता था। लेकिन आज की जनरेशन में 20 तरह के छोटे 5 तरह के हुनर भी है। अगर आप लोगों को 25 साल तक माँ बाप पढ़ाते हैं, उसके बाद में अगर आपका स्किल डेवलप नहीं हो रहा तो आप सोचो कि कैसे परिवार को चलाओगे। गंभीर इश्यू है। आप में हुनर कौन सा है, कि आप गायकी में आगे हो, या दौड़ में आगे हो, या कूद में आगे हो, या सिलाई जानते हो, या पढ़ाई जानते हो, या लिखाई जानते हो, या चित्रकला जानते हो, या आवाज उड़ाने जानते हो, या व्हीकल चलाने जानते हो, जिससे आपका परिवार का पोषण हो सके। हुनर इंपॉर्टेंट है इस दौर में। तमाम लोगों को सरकारें रोजगार नहीं दे सकती, चाहे आप खुद ही प्रधानमंत्री बन जाओ। हो सकता है मेरी बातें किसी को कड़वी लगे, किसी को सत्य लगे, बहुत सा बातें हैं। मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक विचार को डेवलप करिए, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फॉलो करिए। हमारे तमाम लोगों का जो संघर्ष है उस संघर्ष को रिसर्च करिए, उसके ऊपर सोचिए, मंथन करिए, और हमारे माता बहना तमाम लोग जो है उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ प्रजा चाहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बाबा रामदेव।